that's good to start it. Okay. Now, just a quick thing. I can see almost 68 participants joined, so it's good to get started now. In fact, okay. Now, see, if you are a experienced person, okay, experienced people like you are already working in IT industry, or you are having maybe years of experience or a decade of experience, or if you are a fresher or a college graduate, I would say, who get some kind of a technical skills into their profile and they wanted to get it started into this industry pretty well. So when you talk about the resume, first of all, we try to understand what exactly resume is. We get it started with a very basic concept with what exactly resume is. Now everybody know what resume is. Everybody's sending their CVs, their resumes, their profile to the hiring person. But if you try to understand in a very layman term what exactly the resume is basically a kind of a professional experience you have, the professional biodata of you. Like I give you the very simple example. Let's say मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कार के लिए ड्राइवर ढूंढना है, ठीक है। अब मुझे कार के लिए ड्राइवर ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालता हूँ, अपने फेसबुक ग्रुप से सर्च करता हूँ कि क्या मुझे कोई ड्राइवर मिल जाए अपनी गाड़ी चलाने के लिए। आई एम नॉट ऑफेंडेड हियर, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद योर ड्राइवर्स, बट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ ना लेमन टर्म, सो दैट आपको ये समझ में आए चीज। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में समझा रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे एक ड्राइवर को हायर करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड से रिकमेंडेशन मांग रहा हूँ कि मुझे ये ड्राइवर चाहिए। तो मेरे को लेट्स से एक प्रोफाइल आया, मेरे को एक प्रोफाइल नहीं कॉल आया, नहीं नॉट टॉक अबाउट द प्रोफाइल, आई गॉट अ कॉल। मेरे को एक कॉल आया कि ही सेड आई एम अ ड्राइवर and then I have certain kind of a questions which I should ask him. जैसे मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तूने कभी ऑटोमेटिक गियर की गाड़ी चलाई है, या फिर मैं उससे पूछूंगा आर यू ऑलवेज ड्राइविंग द मैनुअल स्टीयरिंग और ऑटोमेटिक स्टीयरिंग, क्या आपने कभी सेडान गाड़ी को चलाया है। So these are the certain kind of a questions which I ask to the driver, and he can respond back to me with yes or no, and based on that I can able to take a decision कि मैंने उसको हायर करना है नहीं हायर करना है। अभी मेरे पास यहाँ पे एक ड्राइवर दो ड्राइवर का कॉल आया तो मुझे समझ में आता है, बट यहाँ पे अगर मेरे पास 1000 ड्राइवर का कॉल्स आ गया, आई कैन नॉट एबल टू हैंडल ऑल दीज 1000 कॉल्स। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं क्या करूं, उस 1000 कॉल्स को अटेंड करूं और उनसे डिस्कस करूं कि आपने आपने कौन सी गाड़ी चलाई है और आपने किस टाइप की गाड़ी चलाई है और आपको क्या एक्सपीरियंस है। आई नेवर डिस्कस दोस थिंग्स विद 1000 पीपल। मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनसे उनके रिज्यूम मंगा सकता हूं, उनकी प्रोफाइल मंगा सकता हूं, उनसे उनके सीवी मंगा सकता हूं। ये तीन वर्ड्स नॉर्मली आप यूज करते हो व्हेनेवर यू आर सेंडिंग सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल समरी टू समवन। अब मेरे को वहां पे उनसे प्रोफाइल आया, ठीक है। अब मेरे पास 1000 प्रोफाइल आ गया, ठीक है। अब 1000 प्रोफाइल्स तो मेरे पास आ गया, अब मैं इस पे शॉर्टलिस्ट कैसे करूंगा। फाइन, मैं उस प्रोफाइल को ओपन करूंगा, अंडरस्टैंड करने का कोशिश करूंगा कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो मेरे एक्सपीरियंस से मैच होता है। फाइन, इसी टाइप से हम लोग करते हैं। सेम थिंग फॉर द रिक्रूटर एज वेल। जैसे आप कंपनीज में जब जॉब के लिए जाते हो, लेट्स से एक रिक्रूटर ने अपना जॉब पोस्टिंग दिया नौकरी पे या जॉब पोस्टिंग दिया लिंक्डइन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आपका प्रोफाइल शेयर करते हैं। अब उस रिक्रूटर को एक प्रोफाइल नहीं आता, उस रिक्रूटर को कितने प्रोफाइल आते हैं, 1000 प्रोफाइल्स आते हैं। एंड समटाइम्स दे गेट जस्ट flooded with these profiles, now how to select the perfect candidate over here from all these 1000 profiles, that you need to understand today. Fine. अब ये प्रोफाइल है क्या, इसको मैं एक बहुत आसान तरीके में समझाता हूं आपको। प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल एक एक टिंडर की प्रोफाइल है। जैसे टिंडर में आप लोगों ने प्रोफाइल कभी ना कभी क्रिएट किया होगा, तो टिंडर प्रोफाइल में क्या होता है, टिंडर प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल होती है, आपकी फोटो होती है, एंड यू हैव सम काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्शंस अबाउट योरसेल्फ, एंड द अपोजिट पार्टनर कैन एबल टू राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप इट। सो दैट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन, दैट्स एन इम्प्रेशन। तो जो टिंडर का प्रोफाइल है ना आपका, वो आपका इंप्रेशन है। जितना अच्छा आपका प्रोफाइल होगा उतना राइट स्वाइप जाएगा। अगर वो बेकार प्रोफाइल हुआ और वो लेफ्ट स्वाइप गया, और लेफ्ट स्वाइप एक बार गया तो वो राइट स्वाइप में कभी नहीं आएगा, यू नो अबाउट इट। सो इसका मतलब आपकी जो प्रोफाइल है, जो रिक्रूटर के पास जाए,
वो एक टिंडर प्रोफाइल की तरह होना चाहिए, विच इज एक्चुअली मेकिंग सेंस टू हिम। वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करो और उस अंडरस्टैंड को रिक्वायरमेंट को हम लोग सेटिस्फाई करें। दैट इज द होल इंटेंशन फॉर योर रिज्यूमे। फाइन। सो इसी के पूरे इर्द गिर्द में मैंने क्या किया हुआ है, इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ है। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस कि आपकी प्रोफाइल किस टाइप से होनी चाहिए, सो दैट आप मार्केट में उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ओके, so I gave a very short word over here called as a relevant resume. Now मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, सर वी आर नॉट गेटिंग द इनफ कॉल्स फ्रॉम द इंटरव्यूज प्रोस्पेक्टिव। आपने 10 ओपनिंग तो भेज दी मेरे को ग्रुप के अंदर, बट मुझे एक भी कॉल नहीं आई। फाइन। या फिर मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा कहीं पे, मेरे को पहली कॉल तो आती है, पहली कॉल आने के बाद उसके बाद मेरे को कोई शॉर्टलिस्ट नहीं करता। ये सर्टेन क्वेश्चन जो मेरे को बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं और मैं हर आदमी को एक ही आंसर देता हूं। तो मैंने सोचा जब हर आदमी को एक ही आंसर देते हो तो व्हाई डोंट यू क्रिएट अ वीडियो फॉर इट। इफ यू क्रिएट अ वीडियो फॉर इट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू दोस पीपल सो दैट दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि मिस्टेक्स कहां हो रही हैं। और डेफिनेटली मिस्टेक्स होती हैं तभी हम लोगों को उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर मिस्टेक्स नहीं होंगी तो उसका रिजल्ट आएगा। तो आज सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये बात करना चाहता हूं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको एक बार हम लोग समझ के देते हैं। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ना, एक ये ओपन करता हूं अपना व्हाइट बोर्ड, इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना। सबसे पहले हम कैसे प्रोफाइल बनाएंगे वो थोड़ा सा लेटर लूंगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन। इट इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी गेट फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटर। जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को 1000 रिज्यूम्स आए ड्राइवर्स के। ठीक है, 1000 रिज्यूम्स आए ड्राइवर्स के, बट मुझे तो इसमें से एक ही रिज्यूम फाइंड आउट करना है ना, जो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। बट ये 1000 ड्राइवर्स ने मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है भैया। अब मेरे पास यहाँ पे 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास यहाँ पे मर्सिडीज भी है, मेरे पास यहाँ पे थार भी है, मेरे पास यहाँ पे एक जीप की चेरोकी भी है। मतलब आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस इज अ सेडान कार, this is more about adventurous car, this is more about sport car, and let's say I have a WagonR as well। ठीक है, जो एक छोटी गाड़ी है। ड्राइवर को सवाल पूछना चाहिए था कि मेरे को गाड़ी चलानी कौन सी है, और मेरे को भी एक्चुअल में अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि मेरे को जो ड्राइवर चाहिए वो किसके लिए चाहिए, मर्सिडीज के लिए चाहिए। आजकल आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा ऐसा हो गया है कि दे रिक्वायर्ड ईच एंड एवरीवन, बट जॉब डिस्क्रिप्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। ना जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हायरिंग मैनेजर ने बोला कि यार आई वांट टू हायर, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस, ओके, आई वांट टू हायर अ डेटा साइंस डेवलपर्स और अ डेटा साइंटिस्ट बेसिकली। ओके, एंड जॉब डिस्क्रिप्टर ने क्या किया, रिक्रूटर ने क्या किया, उसने हायरिंग मैनेजर कहा कि आप एक काम करो, एक प्रोफाइल बना, एक मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन बना के भेज दो जिसमें एक्चुअल में उसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा होगा। तो उसने क्या किया, एक हायरिंग मैनेजर ने क्या किया, एक जॉब डिस्क्रिप्शन बना के दिया रिक्रूटर को और या फिर एचआर को, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन 3.x, you should are very good into stats, you should have an understanding of, let's say, Oracle DB, okay, you should have an understanding of let's say machine learning algos, and you specifically worked on supervised learning. Okay, this kind of a profile, which this is a requirement of a hiring manager. Fine. Now as a data scientist professional, what you do, जो कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे रिक्रूटर्स को सेम ही प्रोफाइल भेज देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। यार मुझे बंदा चाहिए अपनी मर्सिडीज चलाने के लिए, मैं ऐसे बंदे को क्यों हायर करूंगा जिसने वैगनआर ही चला। देखो कार है, जरूरी नहीं है कार है, बट आप ये सोच के देखो ना, मेरे पास 1000 ड्राइवर्स का प्रोफाइल भी तो है ना, मैं तो उसी को प्रेफर करूंगा ना जिसने मर्सिडीज चलाई हो, मैं उसको क्यों प्रेफर करूंगा जिसने वैगनआर चलाई हो। अब आप कहोगे यार कार तो कार ही होती है, तो सिमिलरली
डेटा साइंस प्रोफेशनल ही है, बट उस डेटा साइंस प्रोफेशनल में आर पे भी काम किया है, उसने टैब्ल्यू पे भी काम किया है, उसने क्लिकसेंस पे भी काम किया है, उसने पाइथन पे भी काम किया है. But why we are sending all those things to them? We already know that this requirement is pretty simple. His requirement is the person should be very good into Python, the person should very good into stats, the person should very good into Oracle, and person should very good into machine learning. So every time whenever you are sending the profile to the recruiter, make sure what his job requirement is. अब इसमें बहुत कम केसेस होते हैं, उस पर्टिकुलर केसेस के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा जहां पे थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट प्रीटी सिंपल. जहां पे जो रिक्वायरमेंट है वहां पे वैसा रिज्यूम भेजो. आप ऐसा मत करो कि आप एक रिज्यूम आपने बना लिया और उस रिज्यूम को हर जगह आप चिपकाए पड़े हो. डोंट डू दैट. प्रीटी सिंपल. बिकॉज आप एक चीज सोच के देखो, उसके पास 1000 रिज्यूम्स हैं, उसको तो वो बंदे चाहिए ना जो पाइथन पे स्ट्रांग हो. उसको वो बंदे आर वाले चाहिए ही नहीं दोस्त. उसको वो बंदे चाहिए जो मशीन लर्निंग पे स्ट्रांग हो. उसको कंप्यूटर विजन वाले बंदे चाहिए ही नहीं दोस्त. उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो आप. और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट ये 4 है. तो आपका रिज्यूम जो होना चाहिए वो इन 4 प्रोफाइल पे ही, 4 टेक्नोलॉजीज पे ही इर्द गिर्द घूमना चाहिए. उसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखोगे ना, वो उसके लिए रेवेलेंट नहीं है. तो अल्टीमेटली whenever you are sending the profile, make sure it is relevant as per the job description. Now इसमें एक छोटा सा कैच है जो एक्चुअल में मिस्टेक है एक रिक्रूटर की, एक एचआर की. ये होता क्या है मैं आपको बताता हूं. ये बेसिकली होता है बहुत बड़ी कंपनीज में, लाइक इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टीसीएस. ये जो बड़ी कंपनीज होती है, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन साइड में हो जाता है. वो क्या मिसकम्युनिकेशन साइड में होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक हायरिंग मैनेजर है, दूसरा हायरिंग मैनेजर है. उसने बोला यार मेरे को डेटा साइंटिस्ट चाहिए. ठीक है. रिक्रूटर ने बोला मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो. हायरिंग मैनेजर ने बोला जॉब डिस्क्रिप्शन तो मेरे पास नहीं है, बट आप एक जेनरिक डाल दो. तो उसने क्या किया, उसने उस हायरिंग मैनेजर का एक जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दिया अपने रिसोर्सेस को. बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? इसकी रिक्वायरमेंट आर पे थी, इसकी रिक्वायरमेंट टैब्ल्यू पे थी, इसकी रिक्वायरमेंट थी पाइथन पे. पर जॉब रिक्रूटर ने क्या किया, वो इसका उठा के जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दिया, बट रिक्वायरमेंट किसी और की थी. यहां पे ये परसेंटेज केस बहुत कम होते हैं, लाइक आई वुड से ऑलमोस्ट लेस देन 5% ऑफ द केसेस जहां पे क्या करता है रिक्रूटर नॉर्मली, वो डेफिनेटली वो एक आई वुड से प्रॉब्लम नहीं है. वो मे बी मैनेजर बहुत बिजी रहे, बिकॉज द पीपल आर वर्किंग in multinational companies, they have so much works to perform, so much activity to do actually. So they might be busy and they cannot able to send the proper job description to the recruiter, and they cannot able to transform the same thing to the people who is getting hired. But 95% time आपको वो ही प्रोफाइल मिलेंगी जिनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहला चीज, आपका जो रिज्यूम होना चाहिए वो रिज्यूम इज कंप्लीटली लाइंड अप विद योर जॉब डिस्क्रिप्शन. कंप्लीटली लाइंड अप विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. अब कैसे बनाएंगे उसके बारे में अभी थोड़ा मैं आगे बात करूंगा. ठीक है. फर्स्ट थिंग, और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो मैंने इनफैक्ट हर जगह देखी है, कि आदमी एक रिज्यूम बनाता है और उसको हर जगह चिपकाना शुरू कर देता है. सेकंड चीज, रिज्यूम बनाने के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ना. ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिग कंपनीज, इफ यू टॉकिंग अबाउट अ बिग कंपनी, जैसे आपकी कंपनीज है ये कैपजेमिनी, इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट. if I talk about a multinational companies which have more than 15,000 people, okay. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, एंड इनफैक्ट एवरी कंपनीज इज हैविंग दैट. सो वो क्या होता है, वो इस टाइप से होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटाता हूं मैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल आपने शेयर किया, ठीक है. रिक्रूटर ने उसको चेक किया, ही फाउंड योर प्रोफाइल गुड. उसने क्या किया, इस प्रोफाइल को एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में डाल दिया.
सेंट्रलाइज डेटाबेस में डाल दिया। अब जब भी और किसी रिक्रूटर को सर्च करना हो ना, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस में चेक करते हैं whether this profile is available or not. इस प्रोफाइल इज अवेलेबल नॉट। ठीक है, इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एटीएस, एप्लीकेशन transaction system, like where they are able to check it out whether the profiles are available or not, and these are completely work on keywords. जैसे आपने नौकरी पे भी देखा होगा ना, नौकरी पे आप जाते हो, आप सर्च करते हो किसी प्रोफाइल को, तो कंपनीज क्या है, लिस्ट डाउन हो जाती हैं वहां पे। सिमिलरली रिक्रूटर भी जब नौकरी पे जाते हैं तो वो सर्च करते हैं, कंपनीज लिस्ट डाउन हो जाती हैं। फाइन। अभी अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं है तो रिक्रूटर कैन नॉट एबल टू सी दैट, and that's the reason you are not generating the calls from the big companies. I'm not talking about the small companies, I'm talking because every time they are flooded with the n number of resumes, and what they do is they put these resumes directly into their system and they can able to fetch out directly from there. So keywords is pretty important, very very important keywords. Keywords क्या होने चाहिए, keywords आपके properly match होने चाहिए। तो ये एटीएस के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट हैं जो रिज्यूम्स के फॉर्मेट्स प्रोवाइड करती हैं, और जो मुझे अच्छी वेबसाइट्स लगती हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप अपने रिज्यूम को उन पर्टिकुलर वेबसाइट से क्रिएट कर सकते हो। वो नॉर्मली जो रहेंगी आपके एटीएस कंपैटिबल रिज्यूम्स रहेंगे, जहां पे कीवर्ड्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, यहाँ पे आपकी समरी प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, आपका एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, और आपकी अदर डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। ये 3 वेबसाइट जो मैं आपको बताता हूं, इससे आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला तो सबसे आसान है, दैट इज गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स अगर आप देखोगे, सिंपल सा आपका क्लाउड है, आप यहां जाओ, आप सर्च करो, कोई भी आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आप सर्च करो, यू गो टू द टेम्पलेट्स एंड हियर यू कैन एबल टू सी मेनी नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आर अवेलेबल। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको पुल आउट करो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे उसको पुल आउट करो। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो एज अ टेम्पलेट। यहाँ से आप प्रोफाइल्स को देख सकते हो, यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो, कंप्लीटली बनी हुई है, आपको सिर्फ एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है एज पर योर थिंग्स। ठीक है, सेकंड जो है वो मोर प्रोफेशनल साइट पे है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ ट्रेनर। अब मैं जब एज अ ट्रेनर प्रोफाइल शेयर करता हूं क्लाइंट्स को, तो मैं चाहता हूं मेरी प्रोफाइल जो है बहुत ग्राफिकल फॉर्मेट्स में दिखाई दे। अगर वो ग्राफिकल फॉर्मेट्स में आपको प्रोफाइल को क्रिएट करना है, द नेक्स्ट वेबसाइट इज कॉल्ड एज अ कैनवा। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, इट्स अ कंप्लीट फ्री सिस्टम, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, डायरेक्टली आप यहाँ जाके क्रिएट कर सकते हो कैनवा। आप यहाँ जाओ, रिज्यूम को सर्च करो, यू गेट लॉट ऑफ फॉर्मेट्स हियर। आपको जो फॉर्मेट सिलेक्ट करना है फ्री वाला, वो आप सिलेक्ट करो। जैसे मेरा प्रोफाइल इस पे बना हुआ है, दैट इज इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे मैंने बनाया हुआ है, बिकॉज एज अ ट्रेनर आई वांट टू शोकेस माय पर्सनालिटी टू देम एज वेल। सो मेरी फोटोग्राफ भी वहां पर अवेलेबल है, मेरा एक्सपीरियंस भी वहां पर अवेलेबल है, मेरा प्रोफेशनल समरी भी वहां पे अवेलेबल है, मेरा एक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज भी अवेलेबल है। So all those information you can able to directly put from these particular is a completely free softwares। आप इसका यूज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। फाइन। तीसरा जो आपके पास है दैट इज कॉल्ड एज अ जेटी, jetty.com। jetty.com भी एक रिज्यूम बिल्डर वेबसाइट है। ये बहुत अच्छा है, आप बहुत सिंप्लीफाइड है। इनफैक्ट आप टेम्पलेट सिलेक्ट करो, यहाँ पे जो आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है उस टेम्पलेट पे जाओ और अपनी डिटेल्स डालना शुरू करो। देखिए ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो आपका रिज्यूम क्रिएट करके आपको दे देगा, एंड देन यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर रिज्यूमे एंड यू कैन शेयर दैट रिज्यूम टू एनीबॉडी एल्स यू वांट। जैसे मैंने यहाँ पे जतिन मिगलानी डाला हुआ है, इट्स ऑटोमेटिकली टेक्स दीस डिटेल्स राइट ओवर हियर। सो 3 चीजों का आप यूज कर सकते हो रिज्यूम क्रिएशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और का रिज्यूम लो और उसको अपडेट करो, जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं। हम लोग एवरी टाइम वी आस्क यार रिज्यूम भेज, रिज्यूम भेज। व्हाई वी शुड वी रिक्वायर द रिज्यूम ऑफ एनीबॉडी एल्स? उसने जो मिस्टेक्स की होंगी, व्हाई वी हैव टू रेप्लिकेट द सेम काइंड ऑफ अ मिस्टेक्स इनटू आवर रिज्यूमे? अब इनकी फॉर्मेटिंग देखो, फॉर्मेटिंग इज कंप्लीटली प्रॉपर, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एटीएस ना, एटीएस completely work on a keyword based system, and this kind of a profiles which you can able to see in Jetty, or you can able to see in Canva, or you can able to see in Docs, they're completely compatible with that.
तो इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स का यूज करके अपने रिज्यूम को क्रिएट करो, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग मिलेगी, किसी और की प्रोफाइल में आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, सो तीन वेबसाइट जो मैंने आपको बताई हैं, दैट्स अ कंप्लीट फ्री वेबसाइट्स। यहां से आप अपने रिज्यूम्स को क्रिएट कर सकते हो, अट्रैक्टिव रिज्यूम्स को क्रिएट कर सकते हो। तो पहला हमारा पॉइंट क्या रहा? पहला हमारा पॉइंट ये रहा कि जब भी हमें रिज्यूम क्रिएट करना है, हमें एक रिज्यूम क्रिएट नहीं करना, हमें अपने रिज्यूम को हैंडी रखना है, और वो हैंडी हमेशा चेंज होगा एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। सेकेंड थिंग, हमें क्या करना है, हमें अपने रिज्यूम को एक प्रोफेशनल वे में क्रिएट करना है, और वो प्रोफेशनल वे को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको 3 साइट्स को सजेस्ट किया है यहाँ पे। इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और आप उसको यूज कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल, उसको हैंडी भी बना सकते हो। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि आपके रिज्यूम में क्या होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स आई वांट टू डिस्कस विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो रिज्यूम शेयर करते हो वो एचआर को करते हो, रिक्रूटर को करते हो, हायरिंग मैनेजर को नहीं करते। सो इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट फिल्ट्रेशन है वो कौन करने वाला है? आपका एचआर। एचआर डज नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल वर्ड्स। व्हाट एचआर अंडरस्टैंड? एचआर अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड योर प्रोफाइल, दैट्स इट। सो अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोफाइल से मैच करेगा, तभी एचआर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को फॉरवर्ड करेगा। और जो कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूं हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, जब भी, जैसे मैंने आपको कहा कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ इट, जैसे मैंने बोला कि आप अपनी प्रोफाइल को jatin@ethans पे भेज दो। ठीक है, आई हैव अ पोजीशन, जैसे मैंने बोला कि आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि XYZ कंपनी जो है हायरिंग कर रही है, और मुझे आपकी AWS डेवलपर की प्रोफाइल चाहिए। मैंने एक सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज आपको शूट किया। आपने क्या किया, मैं बताता हूं आपने क्या किया। आपने मुझे रिज्यूम भेजना शुरू किया। पता है किस फॉर्मेट में शुरू किया? मेरे को एक रिज्यूम आया, मैं दिखा नहीं सकता अपने मेल बॉक्स में, मे बी कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे, तो आई डोंट वांट समबडी टू एम्बैरस। मैं बता रहा हूँ कि मिस्टेक्स क्या होती हैं और उस मिस्टेक्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो क्या होता है मेरे साथ कि मेरे को रिज्यूम तो आया, अब रिज्यूम आके मेरे को लिखा होता है सब्जेक्ट लाइन में, उसकी सब्जेक्ट लाइन पे, जैसे आपका नाम जो भी, लेट्स से XYZ रिज्यूम है, और बॉडी में लिखा होता है PFA। अब आप अपने दिमाग से एक बार सोच के देखो, मैंने वो मैसेज सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे तो ड्रॉप नहीं किया होगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एन एचआर एज वेल। उसने सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे ड्रॉप तो नहीं किया होगा ना, इट हैज सो मेनी लिंक्स, और उसके ईमेल आईडी के अंदर एक रिज्यूम तो नहीं आया होगा ना, 500,000 रिज्यूम्स वहां पे आए होंगे। जब वहां पे XYZ रिज्यूम है, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट व्हाट्स योर नेम इज। आपका नाम चाहे टॉम क्रूज हो या आपका नाम अनीता शिंदे हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता गाइस। मुझे किससे फर्क पड़ेगा कि तुम किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। If I want to hire you for the AWS developer, your subject line should focus on a AWS developer. So that not right now, maybe in future, if I get any kind of an opportunity, I cannot search like Anita Shinde ने मेरे को resume भेजा था क्या? I cannot go into my mailbox and say Anisha Shinde. I definitely search AWS developer, 3+ years of experience, location is Pune. मेरे लिए वो मैटर करता है। And what is this PFA? PFA. Shall I open your resume and see that what kind of a resume you have built up? In a body, what I expect your cover letter. Now, what is cover letter? I'm going to describe into use another slides going further. But your cover letter means that what exactly you have achieved, what actually you have done. I'm more interested into it because I cannot open each and every resume. Not feasible for me. In fact, not feasible for HR as well. I am representing an HR. So I say it's not feasible for HR to open each and every resume. Your body, your email body should define you. That's what exactly the cover letter or a career summary is. So what should be your subject line? What should be your subject line? Your subject line should define that what position you are applying for, how much experience you have, and if you are an experienced person, then definitely I'm more interested in your notice period.
So you can put like this: AWS developer, okay, slash I give 3+ years experience, and I say 30 days notice. That is more than sufficient. Or if you are replying back to, जैसे आपको एक ईमेल आया HR का कि we are hiring for this particular position, then don't change the subject as well. Reply back to the same subject. That's how they can able to filter it out. So that is your filter area. You are sending the profiles to an HR, not a hiring manager. Hiring manager के पास सिर्फ 10-12 प्रोफाइल जाएंगी और फिर वो इंटरव्यू लेगा. उससे पहले ही आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो चुका होगा और आप कंप्लेन करते हो कि मुझे कॉल से नहीं आती ईथन से. यार आप पीएफए करके भेजोगे, आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको कोई कॉल करेगा. Your email body should have the information about your career. If you are a fresher, mention there. If you are an experienced pension, mention there. Okay. Second thing, very important point, read your projects and education and again. Now, this is a common mistake which I found in every profile as well as the student when he speak in the interview. नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी और रिज्यूम को कॉपी पेस्ट मार देते हैं. हमने इसका उठाया, यहाँ डाल दिया. कॉलेज में तो बहुत ही होता है कि भाई एक प्रोफाइल मिली, यार दियो मेरे को प्रोफाइल दियो, फटाफट अपना उसका नाम चेंज किया, अपना नाम डाल दिया, उसका फोन नंबर चेंज किया, अपना नाम अपना फोन नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी डाल दिया कूल जेसन. यार यू आर अप्लाइंग फॉर अ प्रोफेशनल प्रोफाइल. कूल जेसन, ये पबजी लवर, this should be your email ID. When I open your resume, I got such kind of an email IDs. I really found it very embarrassing at that particular time. You are a professional. You should not write such kind of an email ID. If you don't have an email ID, create a new one. It's free of cost. But don't create animal lover, cool Jason, PUBG lover. Don't create such kind of an email IDs. So read, carefully read what you wrote into the resume. That's very important. Very important. Because when you go for an interview, मैंने तो कई बार देखा हुआ है कि आदमी का वहां लिखा होता है कि आई एम 2005 पास आउट और रिज्यूम में लिखा होगा 2007. Why? Copy paste mistake simply. और वो एक कॉपी पेस्ट मिस्टेक इज अ रिजेक्शन फॉर यू. सो रीड व्हाट, इनफैक्ट लोग प्रोजेक्ट्स भी कॉपी कर देते हैं. एंड व्हेन दे गो फॉर एन इंटरव्यू, दे डोंट रियलाइज कि यार उस प्रोजेक्ट, यार सी, इफ हायरिंग मैनेजर इज spending 1 hour or 2 hours of time to you, they need to understand what project you have worked on, what education background you have. They are not interested in your percentage, they understand about our education background. कि आपने आईआईटी से किया है, एनआईटी से किया है, कॉलेज से किया है, कौन से कॉलेज से किया है, कौन सी ब्रांच से किया है. दे नीड टू अंडरस्टैंड इट. सो रीड योर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज एजुकेशन एंड अगेन एंड बी स्टिक टू इट. ओके. थर्ड थिंग, जो which I don't prefer in case of experienced people, not in case of freshers or college graduates. So if you are a college graduate, then you can mention your school details. Like you have done your 10th class, 12th class, a diploma, then only you can mention whenever you are a student or you are entering into the IT industry very first time. If you're experienced people, don't require such details. In fact, I don't prefer to have such kind of father name. As a recruiter, why I am bothered about to know your father name? I can show you n number of resume जहाँ पे father का नाम, wife का नाम, husband का नाम. अच्छा, हम लोग बच्चों का नाम नहीं लिखते. But why to push such kind of information? Your resume is showing your exposure, your experience. It should contain the information which actually recruiter required. Recruiter is not bothered about what is your father name and what is your in your name. What he is bothered about is your technology area of expertise and how it is beneficial for him to get you hired and give them the business. So such irrelevant information, don't provide it. And at this point we have already discussed, read JD
This is a job description. This is a jargon word, and never ever use a jargon word into your resume as well. Just a PPT. That's why I'm written JD. So JD is job description. So read a job description and write your email accordingly. Don't send the same profile to every job description. Okay. And very, very important point. Now tell them about your accomplishment instead of a responsibility. Now, what does it point means? Now, what is a common mistake which I can able to see it? आपके जो आपका रिज्यूमे होता है ना, रिज्यूमे में आप क्या लिखते हो? जैसे मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम किए हो, ठीक है, आप लिखते हो कि सेंडिंग डेली रिपोर्ट्स हुआ मैनेजर, ये आपका डेली टास्क है. This is your responsibility. This is not your accomplishment. What you achieve while sending this. See, every words need to be tweaked. हर एक word एक fancy बन सकता है. Sending daily report to a manager is really your responsibility, and really I'm not bothered about it. But what I can able to see from here is इसके अंदर भी meaningful information है that you are stick to your time. You automate, you can say that I automate the process through which it sends the daily reports to my manager, which actually save 40% of my billable time. Write in numbers. If you write in numbers, that become your acknowledgement, accomplishment. That is your achievement. Each and every point is your resume should be your accomplishment. What exactly you have achieved in that particular project. Not your responsibility. You working as a developer, that's fine. But what you achieve from becoming a developer in that particular work, never ever show that you are the individual contributor. Always show that you are a team worker, because every hiring manager love those people who are not an individual contributor. They work as a team. They love everybody in a team. So in fact, I am going to have another round of a session probably next week, where I'm going to discuss about a very, very common questions which get asked in an interview, and you every time you get rejected. Sometimes when I remember that when I took an interview in Credit Suisse of one person, he was completely annoyed with his current manager. We don't want to display that. And in a complete interview, he just spoke about how he hate his manager. See, I am the hiring manager. He is going to report me in future if he is already hating his manager, which have some kind. See, manager expect something from you, yeah. Okay, so we discuss about those points, but today we are going to discuss about a resume, and I hope that they are making sense to you. In case if this is not making sense to you, just keep me posted over the chat window whether I can able to proceed further or not. Quickly, guys, is that going good? और मैं वही बग 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 कर रहा हूँ. Okay, that's wonderful. I can see almost 82 participants join. So I perfectly believe that you are following me up. And again, I say that this is again as per my experience. Okay, it's not the one which I have read it somewhere, or I am following some other protocols. I'm basically doing it my understanding what should be your resume should contains. Okay, let me proceed further then. Here we go. Okay. I think we come to this point. Yeah. Okay. Now this is common frequent answer questions which you should have into your mind and you should ask me as well. The first one is a PDF or a Word. Now document जो आपका बनना चाहिए, resume बनना चाहिए, वो PDF फॉर्म में होना चाहिए, Word फॉर्म में होना चाहिए. इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जो आपका रिज्यूम है वो हमेशा एक नहीं होना चाहिए. इट कॉन्टिन्यूसली चेंज एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन. वो पीडीएफ में हो या वर्ड में हो, तो इसको मैं इस पार्ट से डिवाइड करता हूँ. अगर आप रिज्यूम शेयर कर रहे हो डायरेक्टली कंपनी में, कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल विप्रो इज हायरिंग इट और विप्रो का ईमेल आईडी है wipro.com, ठीक है, you can send into PDF. That should be completely fine because it's more readable as well as formatting में कभी changes नहीं हो सकते. Like एक बार जो format create हो गया वो format create हो गया. Nobody can able to change your resume accordingly.
बट अगर आप कंसल्टेंसीज को बेचते हो, कंसल्टेंसी इज अ मीडियम पार्टनर एक्चुअली। कंसल्टेंसीज क्या है? जो स्टूडेंट और कंपनीज के बीच के पार्टनर्स हैं, ठीक है। अगर आप उनको भेजते हो तो उनको वर्ड डॉक्यूमेंट भेजो। क्यों? क्योंकि जब आप उनको वर्ड डॉक्यूमेंट भेजते हो ना, दे कैन एबल टू मेक द चेंजेस एज पर देयर फॉर्मेटिंग। वो अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर सकते हैं। उनको कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड करना है तो वो हाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स कंसल्टेंसीज क्या करती हैं कि ईमेल आईडी जो है वो कॉमन ईमेल आईडीज डाल देती हैं, like common email IDs, so that company will send them the invites and they send to the candidates directly. So उनको आप वर्ड डॉक्यूमेंट में भेजो, उनको आप पीडीएफ फॉर्म में मत भेजो। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में भेजोगे और उनको चेंजेस करने होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, फिर आपका रिज्यूम आगे नहीं भेजेंगे, तो उस केस में भी रिजेक्शन है। आप अगर कंपनीज में डायरेक्टली भेजते हो तो आई प्रेफर कि आप पीडीएफ फॉर्म में भेजो। रीजन बीइंग इज अगर उसमें कोई फॉन्ट के चेंजेस नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट, कई जैसे मैं मैक यूज करता हूँ, अब मैक में मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो मैं कहाँ ओपन करूंगा उसको? यूज करूंगा मैं अपने गूगल ड्राइव में, गूगल डॉक्स के थ्रू ओपन करूंगा, या मैं और कोई सॉफ्टवेयर यूज करूंगा जिसके थ्रू मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूँ। कंप्लीटली फॉर्मेट चेंज हो जाता है गाइस। तो अगर मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैक में ओपन करता हूं तो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट मेरे को नजर आता है। इट बिकम्स सो अनइम्प्रेसिव टू मी एंड आई डोंट यूज दैट। सो आप ये भी कर सकते हो, लाइक इट्स कंप्लीटली अप टू यू। यू कैन सेंड बोथ द डॉक्यूमेंट्स टू देम। यू कैन सेंड पीडीएफ एज वेल एज वर्ड डॉक्यूमेंट। आप दोनों कंसल्टेंसी को भेज सकते हो। आप उसको कह सकते हो कि आपको अगर चेंजेस करने हो, यू कैन यूज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, अदरवाइज यू हैव अ पीडीएफ अवेलेबल विद यू। यू कैन एक्चुअली use this PDF to for sending up to the companies directly. Okay, so दोनों फॉर्मेट में बनाओ, पीडीएफ में भी बनाओ और वर्ड में भी बनाओ, और दोनों अपने पास उसको रखो। मे बी यू हैव डिफरेंट वर्जन्स फॉर इट एज वेल। फाइन। सेकंड जो मैंने आपसे बात किया, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम रिज्यूमे। आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम विच इज एटीएस, एटीएस के कंपैटिबल होना चाहिए। एटीएस के कंपैटिबल मतलब उसमें प्रॉपर आप एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज लिखो, कंपनी समरी लिखो, वहां पे कीवर्ड्स डालो, वहां पे एक्सपीरियंस प्रॉपरली मेंशन करो, सो दैट अगर वो रिज्यूमे आपके एटीएस के अंदर जाए, वहां पे आपकी फॉर्मेटिंग चेंज ना हो, वहां पे आपका डेटा जो है इजिली सर्च कर पाए रिक्रूटर। तो जो मैंने आपको 3 स्पेसिफिक वेबसाइट्स बताई थी, जिसमें आपका गूगल है, आपका जेटी है और आपका कैनवा है, जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। फाइन। फोटो और नॉट, like this is your personal photograph over the profile or not, that's completely your call। आप फोटोग्राफ रखना चाहो, फोटोग्राफ ना रखना चाहो। नॉर्मली क्या होता है, प्रोफेशनल रिज्यूम्स जो हम लोग आईटी के लिए भेजते हैं, दे डोंट एक्सपेक्ट अ फोटोग्राफ ऑन द टॉप ऑफ इट, बट जैसे हम लोग प्रोफाइल्स भेजते हैं, लेट्स से इफ आई एम गोइंग एज अ ट्रेनर, सो मे बी आई हैव टू शोकेस माय पर्सनालिटी डायरेक्टली टू द रिक्रूटर। कि नॉर्मली हमारे हमारे केस में इट्स एलएनटी टीम व्हिच इज लर्निंग एंड टैलेंट टीम, तो वो पर्सनालिटी देखती है तो उसको समझ में आता है यार बंदे के अंदर बात है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में मेरे को पर्सनालिटी डिस्प्ले करनी है अपनी, तो आई हैव टू शोकेस माय फोटोग्राफ ओवर देयर। बट अगर आप फोटोग्राफ नहीं भी डालते हो तो चलेगा, अगर आप फोटोग्राफ डालते हो तब भी चलेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फोटोग्राफ डालो ना डालो। समटाइम जो है वो एटीएस के फॉर्मेटिंग के हिसाब से फोटोग्राफ इज नॉट और नॉट रिकमेंडेबल, बट अगर आप डालते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इस टाइप से लेते हैं कि अगर आप पीडीएफ में डालते हो यू कैन पुट अ फोटोग्राफ, अगर आप वर्ड में डालते हो तो नो नीड टू पुट अ फोटोग्राफ डायरेक्टली इनटू योर रिज्यूमे। कंप्लीटली अप टू यू, बट डिपेंड करता है किस प्रोफाइल के लिए जाते हो। तो मैंने इसको शॉर्टकट में डाल दिया, अगर पीडीएफ में डालते हो तो फोटोग्राफ डाल दो, वर्ड में डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, education background is more necessary if you are a fresher. If you are an experienced people, then your college, after college, what you have achieved, what you have accomplished, that will be a part of your resume. But if you are a fresher, if you are entering to the IT industry a very first time, that should be your priority. What it should contain? It should contain your CGPA, it should contain your percentages, it should contain your college school names, it should contain that from which area you have done it, all information if you can able to post. If you are only a fresher, if you are experienced people,
already working in IT industry, whether you have a 6 months of experience or 1 year of experience or a decade experience, nothing matters. Don't put your school background. I am really not interested into it. What I am interested in, you have done your BTech or MC or MTech, you have done into electronics and communication or computer science or IT, and now you're working. So I am more focused into your working skills rather than your schoolings. Even if you got 90% or 50%, I really don't bother about it, because I understand the education system at this moment now after having the experience into IT. Remember, the fonts is very, very necessary, guys. Very, very necessary. So your font should be readable. I prefer that your font should be from 9, 10 or 11th size. Sometimes क्या होता है, आपके fonts इतने irregular होते हैं और इतने small होते हैं ना कि आप प्रोफाइल को देखते हो और आप कहते हो यार रहने को, आपको जूम करना पड़ता है प्रोफाइल के लिए. सो आप 9, 10, 11 इसी साइज के अपने फॉन्ट्स को क्रिएट करो एंड मेक श्योर आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग, आप अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करोगे जैसे हमने पहले देखा था, वो ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके देंगी, आपको करने का कोई जरूरत नहीं है. फाइन. ग्राफिक्स, सी कलर्स आर फाइन, graphics are bad. So don't use any kind of graphical formats over there. Like don't use a pie chart, don't use a bar graph, don't use a histogram there, don't use a line graph. Colors are fine. Like if you are creating a resume into blue color, or if you're creating a resume into green color means some of the parts, like you have seen into the template which I have shown you. They have right side में थोड़ा सा blue type का है और right side में they have written into white. So that is more attractive. मैंने वही कहा, resume is your Tinder profile. वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो उसमें अगर कलर्स रखोगे इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव. सो मेक श्योर कि योर रिज्यूम के अंदर कलर्स रहें बट ग्राफिकल इंटरफेस ना रहें, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है. सर्टिफिकेशन लोगोस, सर्टिफिकेशन लोगोस रियली मैटर करता है, बट कई बार एटीएस में प्रॉब्लम आती है. फिर मतलब हम लोग जब इमेजेस को डालते हैं ना एटीएस के अंदर, तो वो उसको ब्लर कर देता है या फिर उसको डिस्प्लेस कर देता है. बट अगर आप सर्टिफिकेशन लोगो की जगह सर्टिफिकेशन के नाम लिखें या सर्टिफिकेशन को प्रॉपरली डिस्प्ले करें, दैट मेक मोर सेंस टू मी. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ AWS सर्टिफाइड प्रोफेशनल, अब दो चीजें हैं, या तो उसका हम लोग लोगो डालें या फिर उसका टॉप पे नाम डाल दें AWS सर्टिफाइड. आई थिंक दिस ऑल मैटर्स, ये मैटर करता है. लोगो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगेन व्हेन इट गोज टू द एटीएस इट डिस्प्लेस है. तो ऊपर आपने लोगो डाला है, नीचे आ जाएगा. ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस टाइप से डिफाइन करते हैं. बट सर्टिफिकेशन लोगो की जगह यू कैन डिफाइन योर सर्टिफिकेशन ऑन अ टॉप, एज वेल एज एक सेक्शन ही बना दो उसके अंदर, जो अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा. आप सेक्शन ही बना दो, वहां पे आप सारे अपने सर्टिफिकेशन डाल सकते हो. इनफैक्ट आपने अगर उडीमी से भी कोर्स किया है तो वो भी डालो. Guys, hiring manager love those person who are really interested in learning. आज आपको रिक्वायरमेंट उसको पाइथन की है, कल उसको रिक्वायरमेंट AWS की आ सकती है, परसों उसको डेवऑप्स की आ सकती है. आप डिस्प्ले करो कि आप पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो, यू आर वेरी गुड इनटू लर्निंग. आप चाहे कोर्सेरा का डालो सर्टिफिकेट, आप चाहे EDX का डालो, आप चाहे खान एकेडमी का डाल दो यार. You say that you learn these concepts, that's why you have this kind of a certification, which actually show that you have a learning capability. आप ईथन्स का वहां पे सर्टिफिकेशन डालो, आप XYZ इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन डालो. इट्स गुड टू हैव इट. इट शो दैट यू एक्चुअली आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ लर्निंग. आप सीखते हो, आप कॉन्टिन्यूसली सीख रहे हो. आप एक बार खुद सोचो कि मेरे को अगर एक प्रोफाइल मिले इस टाइप की, जिसने हर 6 महीने में एक सर्टिफिकेशन किया है, कहीं से भी किया है यार, उडीमी से किया है डजंट मैटर, कोर्सेरा से किया है डजंट मैटर, EDX से किया है डजंट मैटर, बट उसने क्या किया हुआ है, सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, यहाँ भी किए हैं, यहाँ भी किए हैं, यहाँ भी किए. Every 6 months he is learning something new. What the impression I have into my mind that this person
is really capable of learning new things, and every 6 months he is upgrading himself. So that a kind of an impression you are putting it into the mind of your hiring manager. So learning, definitely you require a learning. आप उसको सीखते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो, कुछ भी सीखते हो डालते रहो उसको. डेफिनेटली टेक्निकल थिंग्स, ऐसा नहीं है कि आपने फोटोशॉप खींचा है और आप इसमें डालोगे. until unless you are applying for a graphic designer job, प्रोफेशनल चीजें डालते रहो. लेट्स से इफ यू आर लर्निंग समथिंग, एनीथिंग यू लर्न, आप सर्विस नाउ का सिर्फ विंडोज सीख रहे हो, दैट्स फाइन, यू कैन पुट द सर्टिफिकेशन राइट ओवर हियर. इट्स गुड टू हैव. There are certain questions I can look into. Just give me a second. Okay. Sir, please tell me some keywords which are impressive. यार keywords का मतलब impression के लिए नहीं है. I don't remember your name. Just give me a second. Ritesh, it's not about impression के लिए वो अच्छा है. I am talking about the keywords in more terms of a technological point of view. Okay, like your resume should have a keywords of technical things at the area of expertise. Okay, let's say I'm giving you the example. Let's say you are an AWS certified professional. Okay, then you should write that you are an Amazon Web Services, AWS, both solution architect as well. If you are a DevOps professional, you should write it down. What are the different kind of tools you worked on? You worked on Jenkins, you work on Ansible. So अगर DevOps लिखोगे ना, so अगर वो Jenkins सर्च करेगा तो आपका रिज्यूम वहां पे नजर नहीं आएगा. Ansible सर्च करेगा तो आपका रिज्यूम नहीं आएगा. So proper keyword in terms of a technical stuff. ठीक है? That's what actually I meant about it. Okay. Great. Okay. Now, couple of things. Cover letter. अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा. What exactly is a cover letter, and that is very very necessary when you are sending a resume. You should have a cover letter. Now, एक हमेशा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है कि रिज्यूम कितना बड़ा हो, और हमें एक मिसकंसेप्शन है दिमाग में, यार 6 पेज का रिज्यूम बना दो, कितना शानदार लगेगा. 6 पेज, कितना काम किया है मैंने. भाई साहब, कभी कोई रिक्रूटर 6 पेज का रिज्यूम पढ़ ही नहीं सकता. आप सोचो, आपने टेंडर प्रोफाइल बना दी और आपने यहाँ पे पूरी गाथा लिख दी. अगर टेंडर प्रोफाइल वाला भी आपको ऑप्शन दे कि यार 3 पेज की टेंडर प्रोफाइल बना दो, आप सिंपली पहला चेक करोगे, दूसरा चेक ही नहीं करोगे. हम टिकटॉक के जमाने में रहते हैं जहां पे 30 सेकंड का वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है हमें एज कंपेयर टू द 1 hour ऑफ अ वीडियो सेशंस इनटू Udemy और YouTube. फाइन. तो द होल अंडरस्टैंडिंग इज रिज्यूम का जो साइज होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी मैक्सिमम देन 2 पेजेस. मैक्सिमम 2 पेजेस. और मैक्सिमम 2 पेजेस पे क्या करना है, आपको रीडेबिलिटी को बहुत फोकस करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रीडेबिलिटी, इसका मतलब 9, 10, 11 इतना साइज आपका होना चाहिए. इतनी रीडेबिलिटी आपके रिज्यूम के अंदर होनी चाहिए. आपको इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी है. आपने 10 प्रोजेक्ट में काम किया है, मत लिखो 10 प्रोजेक्ट. 10 प्रोजेक्ट में आप काम कैसे कर सकते हो 10 साल के एक्सपीरियंस में, कि आपको हर साल भर में एक प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, या फिर आप निकल गए, या आपको पसंद नहीं आया. इट ऑलवेज ब्रिंग अ नेगेटिव फीलिंग्स ओवर देयर. एवरीबडी लाइक, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप गाइस. रिलेशनशिप में क्या होता है, जो जितना ज्यादा रिलेशनशिप में अटकता है उसकी ज्यादा उतनी क्रेडिबिलिटी होती है. सेम थिंग हियर एज वेल. हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग कंपनीज को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ अ मनी. एंड एट दैट रियलाइज कि वी कम टू द स्टेज 8-9 साल बाद जहां मेरी रिज्यूम के अंदर 6 कंपनीज रहती हैं. आई डोंट हैव अ काइंड ऑफ अ credibility इनटू इट, व्हिच इज अ बैड थिंग. सो रिज्यूम रखो, 2 पेज का रखो. अगर आपने 10 प्रोजेक्ट में भी काम किया हुआ है तो कोशिश ये करो कि क्लाइंट्स के नाम लिखो rather than the projects. For example, I being a part of a Morgan Stanley, but I work in 3 projects. So I write only Morgan Stanley and write a 3 project description into one, which makes sense to me at the end of the day, because as a recruiter, he can understand that I work for a Morgan Stanley client, but only Morgan Stanley client, not discuss about a 3 different projects. I write my accomplishment into these three projects, what I have achieved into these 3 projects into my profile. That's more important. Another thing, short forms, jargon words, completely avoid it into your profile. जैसे
QC 10. It's having a quality center, right? Quality center 10, not QC, because the person, or maybe you can write it into the bracket, quality center QC 10. That you can write it down. The reason being is because the HR who is actually going to shortlist your resume, she or he does not understand what is QC. They are not a technical person. What they understand the job description. That's it. उसको हायरिंग मैनेजर बोला है कि अब मैं आपको एक बहुत अच्छा बताता हूँ केस. सी आई रिमेम्बर एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने आई थिंक यहाँ पे था, वो जंसार में इंटरव्यू था एक, एंड आई शेयर अप्रोक्सीमेटली 20 प्रोफाइल्स टू एचआर. अपने ईथन्स के स्टूडेंट की मैंने भेजी थी वहां पे. अच्छा, मेरे से गलती क्या हो गई उस समय, मैं शायद इस बात को जानता नहीं था, या फिर मैं अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझता था कि उस रिज्यूम में लिखा हुआ था पाइथन. उसकी जॉब रिक्वायरमेंट थी पाइथन 3.x की. 3.x. जो लोग पाइथन जानते हैं यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड पाइथन 3.x. सेम ही रहता है गाइस, वो सिर्फ वर्जन का नंबर है. वहां पे पाइथन 3.x लिखा है, यहाँ पे पाइथन लिखा है. उस एचआर ने रिज्यूम शॉर्ट रिजेक्ट कर दिए सारे के सारे. उसने कहा आई रिक्वायर अ पीपल हु हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन 3.x, नॉट पाइथन. What is important here? Important here is whatever the job description you have, you should have a similar resume. If the job description say that you require have an understanding of Python 3.10.1, your resume show that yes, I worked on Python 3.10.1, because recruiter does not understand the difference between Python and Python 3.x. So if you share the resume of Python, it get a chances of getting rejected. So no short forms. What it requires is match your resume as per the job description. I'm not saying that lie into it. See, you know that if you are working in Python, you should know that you definitely work on Python 3.x at that particular time, because though 2.x almost absolute in 2020 1st January, almost साल भर से वो absolute हो चुका है, तो आपने definitely 3.x पे ही काम किया होगा. But you have to tell the recruiter that you worked on 3.x, not on Python, because that's his requirement. उसके hiring manager ने उसको 3.x ही बोला है, तो उसको 3.x ही चाहिए. Understood the point? So no short forms, no jargon words. The actual job description should be into your profile. Okay, LinkedIn profile. Now that is, I personally prefer that LinkedIn profile should be a part of your resume, and your LinkedIn profile should be very, very good. Guys, I tell you, मैंने अपने करियर में 2 बहुत अच्छे इंटरव्यू दिए हैं, एक फेसबुक का और एक गूगल का. फेसबुक का और गूगल का. और मेरा रिजेक्शन बहुत ही लेट में जाके हुआ था, ऑलमोस्ट 6th राउंड में मेरा रिजेक्शन हुआ था गूगल पे. When I realized कि यार इनको मेरा प्रोफाइल मिला कहाँ से, गूगल. मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया था, कभी गूगल पे अप्लाई नहीं किया, कभी फेसबुक पे अप्लाई नहीं किया, बट हाउ दे गेट माय प्रोफाइल इज फ्रॉम द लिंक्डइन. They look into the groups where I was a part of it. They search for specific kind of a keywords where I was a part of it. They looks into certain kind of a recommendation which I got from the manager as well as my colleagues. And based on that, they select my profile for the interview purpose. So your professional profile is very, very important. उसको create करो. एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप किसी अपने क्लास के किसी और दोस्त को बोलो कि यार तू उसको मेरे को रिकमेंडेशन डाल, मैं तेरे को रिकमेंडेशन डालता हूँ. क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो देयर, बिकॉज दैट इज नॉट ओनली अ वन टाइम एक्टिविटी, थ्रू आउट द लाइफ आपको वो हेल्प करेगा. सो क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल. I'm not talking about Facebook, I'm not talking about Twitter, I'm not talking about Instagram, I'm not talking about Snapchat. I'm talking about your professional profile. Your professional profile should contain the information, and it should completely focus what exactly you have done or you are doing it. And get the recommendation from your friends, colleagues, whoever you want. Fine. If your manager recommends you, that's really put a lot of
weightage into your profile into LinkedIn. And this LinkedIn profile should be a part of your resume. Should be a part of your resume. Okay. So this is about the LinkedIn profile. So I think that now I can able to short the things. Somebody has some kind of a questions. Project name should be disclosed or not? Kishore Patil has a question. Ki project name should be disclosed or not? See, Kishore, if it should be disclosed, definitely it should be disclosed. It should not be any kind of a problem if you disclose that, but there are some kind of a confidential work you do. In that cases, you can hide them out, or you can say it's confidential. Like for example, I remember I was a part of a team in France, and I was working in a very critical project over there where there was only a one room and nobody can go inside that, nobody can come out of it apart from the people who have the authority of it. Now you can find that that particular profile is not a part of my resume. I don't show that because that's a confidential, that's a work which I was doing at the time. So I cannot show that. In fact, if I want to show that, I can show that XXX, that this is a confidential project where may be possible. I cannot able to display the name of the project or the work I have done. Okay, some kind of regulatory things should be avoided if possible. Okay, so project name, until unless it is very confidential, you can just put into your resume, otherwise you can hide it. Okay, I hope Kishore it answer your question. Okay, so you can see the difference between these two resumes now. This is what I say. I again take it from the web directly. Now I don't want to embarrass someone to show their profile, so that I take a very common profile from the internet and show you right away here. So you can see the difference between these two profiles. Okay, this profile is much more attractive, as well as it has the skills, which is basically a keyword I was speaking about it. Okay, it is about the experience which I was speaking about it. It is about an experience as well as certificate, conferences, licenses, all those things are part of your profile here. So such kind of a format is much more explanatory as compared to this format, which normally you can find in India. Whenever we write a resume, we normally have such kind of a format each and every time. And that was by luck, it was get selected. It was not with the help of a proper formatting. You should definitely have it into your profile. Okay, so summarize the thing. Don't share the same resume to everyone every time as per the job description. Change it. Have time before understanding it, change it. Okay, I give the example of a driver. अब उसको ऑडी का ड्राइवर चाहिए तो उसको बताओ कि भैया मैंने सेडान गाड़ी अगर आपने चलाई है तो फेक मत करना. अगर आपने चलाई है तो हाँ बोलो चलाई है, मैंने ऑडी ही चलाई है. थोड़ा बहुत चलता है बट हाँ ऐसा मत करना कि आपने वैगनर ही चलाई है और आपने बोला कि मैंने ऑडी ही चलाई. अगर उसको ऑडी की प्रोफाइल चाहिए, अगर उसको चाहिए कि स्पोर्ट कार की, तो उसको स्पोर्ट कार की प्रोफाइल दो. आपको अपनी कार तो चलाई है ना, दैट्स ऑल मैटर. So don't share the same resume to everyone every time. Make it handy to change it, and as per the requirement, as per the job description, you can change your profile. Keep it short. As I say that 2 pages is more than sufficient to create any kind of a profile. More than 2 pages, completely not recommended. Okay. Font का size जो है proper रखना और उसको display करना. कोई चीजें प्रोफाइल के अंदर होनी चाहिए, जैसे career summary. Career summary, I give you the example of the career summary as well as a cover letter. Cover letter क्या आता है कि basically it's a kind of a description that what you have achieved so far, what you have accomplished, and what you are supposed to do into your career going further. Let's say for example, I got a requirement that I require a people who can work as a part of a pre-sales teams into cloud. So even though if you're not worked into pre-sales, but you have a very good exposure towards the cloud environment in all three, you know AWS, you know Microsoft Azure, you know Google Cloud, such 3 platforms you know, but you want a really opportunity, you get to transform your career from one phase to another phase, which is now a pre-sales. So in your cover letter, you can display such kind of thought process of yours, that you worked on a cloud environment, you have a very good experience, but you never worked on pre-sales, but you have a basic understanding of a pre-sales, and you're looking further to
enhance your technical skills into functional or sales side of it. So that is basically a cover letter. I give you a few examples of it after this slide. Relevant skills, as I said that Python लिखा है तो Python 3.x लिखा है तो Python 3.x ही लिख के भेजने का. AWS Solution Architect लिखा है तो AWS Solution Architect ही लिख के भेजने का. Azure का AZ 300 सर्टिफिकेशन लिखा है तो 300 सर्टिफिकेशन ही लिख के भेजने का और जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो ही लिख के भेजने का. That become a relevant skills. आपके रिज्यूम में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस किस प्रोजेक्ट में है. कीवर्ड्स प्रॉपर्ली मेंशन होने चाहिए आपके, किस किस टेक्नोलॉजिकल स्टैक्स में आपने काम किया है और आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है. मैं प्रेफर करता हूं कि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से ज्यादा टीम एफर्ट्स में ज्यादा ध्यान दें. Like you can write it that you work as a team, not an individual contributor. There are very few 5% or 6% of the hiring manager who require individual contributor, self-motivated, go-getter. ये words को जितना avoid कर सको करना, क्योंकि ये बहुत ही अजीब लगता है सुनने में कि I am a self-motivator. Okay, I am a go-getter. So I am a very hard worker. So such kind of words can be avoided and write that you work as a team, not as an individual contributor. If you have a soft skills activity, that is pretty necessarily. So for example, you can say that you are a part of your college team where you have represented your college into the college fest or seminars, or you have written, or maybe you are a speaker at some other college. So that display your communication skills as well as confidence skills in front of somebody. So if you have such kind of a soft skills ability, then don't forget to write it down that you actually represent your company, your projects, your accounts, your team as well in front of anybody. Okay, that is really becomes so necessary for you. Okay, now what is this cover letter? That we need to understand. Guys, can you give me 2 minutes of time? I just bring back my water bottle. Okay, so before that I go, there is some kind of a questions I would take further. Recommendation on LinkedIn page need to be general or specific to the technical expertise. Rajkumar, it's completely depends upon who actually giving it to. Let's say if you are working in a project which is an Infosys project. So if somebody from Infosys, they can give you the recommendation of a same project because you guys can work together. Let's say if you're asking for a recommendation from me, I can give a generic recommendation because I did not work with you directly. But what I know is I know about you, how you learn the technologies at Ethans, or how you actually understand the things, how you are doing the thing. I can maybe give a very generic recommendation to you. But if somebody from your project, from your fraternity, I would say, those people recommend to give a project or technical specification recommendation. Okay. So there is a question from Sneha: how to showcase your skill if you're switching the technology but don't have industrial experience on new technology? So that's Sneha, what you need to tweak about a bit. I would say that you really need to tweak about a bit. The reason being is because if you say that you learn this technology through the technical classes and you don't have any kind of an experience into it, that's bad. But on the same case, you really have to work on a project of yourself. See, if you go to GitHub, or if you go to GitLab, Bitbucket, or if you go to any kind of a repository, you can find thousands of projects right over there. Now, when you get thousands of projects, what you need to do is you need to identify a few of the projects as per your domain, which I prefer. Let's say you're working in telecom domain, you can find, let's say you done the AWS technology, you learn the AWS technology, okay? I simplify that thing. You learn the AWS technology. Now, what I really want is you should develop a project yourself into the same domain which you are being a part of it. Let's say you are a part of a telecom domain. Now you want to set up this AWS cloud infrastructure into cloud. So you need to develop a project of your own using the help of GitHub, GitLab, or any kind of a repository. Develop this and then put into your resume.
ऐसा मत करना कि यार आपने किसी और का प्रोफाइल से AWS का प्रोजेक्ट उठाया और डाल दिया। वो प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का है, आप टेलीकॉम पे काम करते हो। देखो, फेक नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको वही कह रहा हूं, आपको वर्ड्स को ट्वीक करना चाहिए, फेक नहीं बोलना चाहिए। आपने AWS प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपको पता है आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया है, आपको वो डिस्प्ले करना है। आप थोड़ा सा वहां पे डिप्लोमेटिक हो सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट खुद बनाया है, फ्रीलांसर में बनाया है या कहीं और बनाया है। यू कैन से लाइक दैट। इफ यू आर नॉट वर्किंग देन यू कैन से फ्रीलांसिंग डेफिनेटली, but you really have to work on a project to display that skill into your resume. आप किसी और का कॉपी पेस्ट करके डालोगे, इंटरव्यूअर कैन एबल टू अंडरस्टैंड विद इन 5 minutes ऑफ योर डिस्कशन। Okay, so make sure whatever you put into your resume, you have to understand it pretty well. Okay, does this answer your questions, Neha? So work on a project, that's more important if you want to show any kind of industrial experience into your profile. Otherwise, see, learning and building is a two different thing. Learning, you know the things. When you are doing building, you are doing the troubleshooting, and that's what actually makes sense at the end of the day, because at the time you are going to get a lot of issues and you should know how to resolve those issues. Okay, what should I highlight into my resume, as I have non-technical experience but I want to switch into technical field? So again, the same question, Pooja. I asked you, did you work into the projects? Okay, if yes, then display those projects. If you did not work on a projects, then don't show anything. That's simply as it is. Okay, so you have to work on a project. You have to work on a project and you do have to display this into your resume. Otherwise, there is no shortcuts for me. देखो, किस्मत अच्छी है तो लग जाएगी, बट किस्मत उन्हीं की अच्छी होती है जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे और उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने रिज्यूम पे, और उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इस पे काम किया है। और वो प्रूफ आप तभी कर सकते हो जब एक्चुअल में आपने उस पे काम किया है। ठीक है? There is a question from Ritesh, how to switch from technical role to the management role. Get management certifications, Ritesh. आपके पास Prince2 है, ITIL है, आपके पास PMP है. Get such kind of a certification into your profile. That becomes so easy for you to switch from technical to the management side. Before understanding those things, how you can become. Let's say if somebody from a management background try to understand the AWS, so he's learning it. That's why he is putting into his profile, or he is going to work on it. Without knowing such things, it is not feasible. So if you really want to move from technical side to the management side, focus on management certifications. Understand their terminologies, understand how they work, and then display into your profile that you have such kind of a certification, through that you can able to move into that role. Okay. Okay, great. So guys, what is cover letter? Very, very important point. Cover letter is whenever you are sending the profile through an email, or maybe you are hand over the hard code resume to the recruiter. जैसे हम लोग कई बार जाते हैं ना वॉक-इन्स में, हम लोग resume लेके जाते हैं अपना वॉक-इन्स में, तो वहां पे कवर लेटर अगर आपके पास हो तो दैट रियली मेक सेंस। फाइन। कवर लेटर क्या होता है? एक सिंगल पेज होता है आपका इस टाइप का। मैंने एक जनरिक यहाँ पे लिया हुआ है आप लोगों के लिए। Just give me a second, guys. Okay, here it is. ये एक सिंपल सा कवर लेटर है। मैंने एक वेबसाइट से इसको कॉपी किया है। It give you the idea about what exactly this person is. So इसको रीड करते हैं एक बार। I am a successful business professional. You understand that? With a proven track record of business growth and restructuring of multinational corporation, I would bring my tenacity and penchant for success to your organization in a capacity of senior executive. As such, here are the skills I bring to your company. See, he explained first what he exactly is, and he is mentioning that how his skill is important for the companies who is going to get hired.
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी को देना है ना. आपने कहा कि मैंने AWS पे काम किया है या AWS पे मैंने ट्रेनिंग किया है, मेरा ट्रेनिंग आपके लिए हेल्पफुल कैसा रहेगा. तो यू कैन से दैट आई डिस्प्ले 5 प्रोजेक्ट्स ओवर देयर, आई वर्कड ऑन इट, I deliver it end to end, and this is my project experience towards it. If you have something to display, then only display that. So that is basically a cover letter. So अगर आप walking के लिए जा रहे हैं तो इसका copy उठाओ, इसको print out दो उसको. अगर आप email के दो, this should be your email body. यहाँ से लेकर यहाँ तक, this should be your email body, and your resume is attached towards it. And that's a first impression HR gets. That person is professional. He knows how to write a cover letter, and you know that cover letter is also being a part of your Naukri profile as well as Monster profile as well as your LinkedIn profile. And it's very, very important cover letter. और हम लोग इसी को मिस करते हैं हर जगह. Because from that I can able to understand, अच्छा बंदा क्या है, बिजनेस प्रोफेशनल है, बंदा क्या है 18 साल का एक्सपीरियंस है, बंदा क्या है इन चारों चीजों में स्ट्रांग है, बंदे ने क्या किया है, MBA किया हुआ है. मुझे यहीं से पहली नजर में समझ में आ गया. I don't have to open his resume. I understand that. Now I open his resume and see what is his core skills. So cover letter is really, really important if you are going for an interview. It's a part of your message body. अगर आप resume share कर रहे हो, अगर आप resume walk-in जा रहे हो, तो it should be your hard copy. So cover letter आप बनाओ. Again, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको sample नहीं भेजूंगा. You should definitely search yourself and find what is better for you. हम लोग 2-2.5 महीना ट्रेनिंग में अपना स्पेंड करते हैं, ठीक है, बट हम लोग 2 दिन स्पेंड नहीं करना चाहते अपने रिज्यूम के अंदर. हम लोग को शॉर्टकट ढूंढते हैं यार, कॉपी पेस्ट मारते हैं और भेज देते हैं. डोंट वर्क लाइक दैट. सो व्हाट शुड रिज्यूम कंटेन? दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड डेफिनेटली कम टू योर माइंड एज वेल कि रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए. मेरे हिसाब से रिज्यूम में ये चीजें होनी चाहिए. जैसे मान के चलो आपका ऐसा रिज्यूम है, ठीक है, बहुत गंदा सा लिखा है बट ठीक है. पहले आपका नाम होना चाहिए ऊपर, और आपका बेसिकली क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम द वन, आई वुड से आई एम द पाइथन एंड डेटा साइंस ट्रेनर. दैट इज व्हाट वर्क आई परफॉर्म. ओके, then what you have is you have a kind of these certifications, if you can want to mention right over here, that should be great. That is a kind of showcase you are giving to your skills or your contact details. That's your part of your top team. Let's say I divide into 2 parts. Here I write your work experience and education background. So work experience and education background, ये सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे. मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होना चाहिए at the end of it. This is for experienced people guys. Experience. Freshers के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस उनका कम होता है तो उनका एजुकेशन ऊपर चला जाता है. देखो 2 मिनट देना यार, मैं पानी की बॉटल लेके आया. Okay. Now here should be your work experience. Here should your education till college. College से पहले की कोई जरूरत नहीं है. Then what's your career summary? Let's say if you're working on 2 pages. Okay, 2 pages. So let's say work यहाँ पर आ गया, education यहाँ पर आ गया आपका. Here should be your career summary, which I just show you in case of cover letter. उसका basic information हम लोग career summary में डाल सकते हैं. Your skills, your area of expertise, that is your keywords. That should be a part of your skills right over here. What are the different kind of skills you know about it and how much you rate yourself in those skills. Fine. Your certifications. Certification. That's what I say. Even if you get a certification from EDX, Coursera, you write those kind of certifications as well. If you have done any kind of
I would say research, or if you have any kind of a GitLab account, or if you participate into hackathon, or maybe a coding contest, be a part of right over here, which is called as an additional skills. This is an additional sections you have. So pretty simple, few things you can have. You have a name right over here. What exactly what you're applying for? Let's say, for example, you are applying for AWS DevOps architect, so you can mention AWS DevOps architect on the top of it. Your work experience completely, your education, your core skills, your certifications, your addition sections over here, your career summary, your contact details. That will be your profile, and that's every time you found any kind of a resume in Jetty, or you can find in Canva, or you can find in Google Docs, exactly same kind of a format आपको हमेशा वहीं से मिलेगा. You can copy that format, any other format which you like. मैं हमेशा नहीं बोलता कि कॉपी पेस्ट करो, आप उसको लिखो और ध्यान से लिखो, 2 दिन उस पर स्पेंड करो, और जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ उसमें 2 दिन स्पेंड करो और उसको अच्छी तरीके से लिखो और बनाओ, बिकॉज एक बार का रिज्यूम नहीं, दैट इज बेसिकली व्हाट यू डिस्प्ले. आप मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया है. अगर यहाँ पे कोई कॉलेज स्टूडेंट होता या फिर कॉलेज ग्रेजुएट होता, थोड़े से चेंजेस यहाँ पर आ जाते. अब कॉलेज ग्रेजुएट क्या क्या डाल सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं. डेफिनेटली उनको वर्क एक्सपीरियंस तो रहेगा नहीं यहाँ पे, तो वो क्या क्या डाल सकते हैं? वो डाल सकते हैं आपके मिनी प्रोजेक्ट्स जो आपने कॉलेजेस में किए हैं, या फिर कॉलेज के बाहर किए हैं, या फिर ट्रेनिंग में किए हैं. वो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ डाल सकते हो. आपका अगर कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, जैसे नॉर्मली आजकल हर एक कॉलेज में है कि 6 मंथ्स का दे गिव द इंटर्नशिप टाइम, और हम लोग क्या करते हैं, वो 6 महीने तक मटर गश्ती करते हैं और 6 महीने यूटिलाइज नहीं करते और किसी को पैसे देके सर्टिफिकेट लेते हैं. दैट्स कंप्लीटली अ बैड थिंग गाइस. 6 महीने जो आपने काम किया है वो आपका इंटर्नशिप यहाँ पर होना चाहिए. अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, बहुत सारे कॉमिटी है, IEEE कॉमिटी है आपका, ऐसे करके आपके बहुत सारे कॉमिटी हैं जहाँ पे दे एक्सपेक्ट यू टू पब्लिश द पेपर्स, ओके. या फिर आपने कोई कॉलेज में पेपर पब्लिश किया है, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर. दिस इज ओनली फॉर अ फ्रेशर्स गाइस. आई ऑलरेडी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स. दैट पेपर कैन बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल. अगर आपने कॉलेज के टाइम पे किसी को पढ़ाया है, ट्यूशंस ली हैं, या फिर आपने कुछ पढ़ा है, उस ट्रेनिंग्स को लिखो. बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक रिक्रूटर को बताता है कि हाँ, आपने लेट्स से अगर कॉलेज में किसी को जावा पढ़ाई है, सी पढ़ाई है, C++ पढ़ाई है, या फिर आपने इंग्लिश भी पढ़ाई है, लिखो. आपने खुद पढ़ा है, उसको भी लिखो. आपने कहीं से भी कुछ सर्टिफाइड किया है, उसको लिखने की पूरी तरीके से उसको बनाने की कोशिश करो. फाइन. ये कुछ चीजें आप अपने प्रोफाइल में डालो. अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉलेज स्टूडेंट जो है कुछ और चीज डाल सकते हैं. जैसे अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छा रहा था, जैसे आपने मान लो IIT के लिए एग्जाम दिया था और वहां पे आपका स्कोर अच्छा आया था, या फिर आपने AIEEE वहां पे दिया था, वहां पे आपका स्कोर अच्छा आया था, या फिर आपने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दिया था, वहां पे स्कोर. राइट इट डाउन दैट यू हैव अ वेरी गुड स्कोर राइट ओवर देयर. दैट इज अगेन ओनली फॉर फ्रेशर्स. कॉलेज फेस्ट के बारे में लिखो. लाइक आपका पार्टिसिपेंट क्या था वहाँ कॉलेज फेस्ट में, आपका दैट इज ऑल अबाउट योर सॉफ्ट स्किल्स, कि आपने वहाँ पे प्रेजेंट किया था अपने कॉलेज को, इंटर कॉलेज फेस्ट में प्रेजेंट किया था. सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इफ यू ऑलरेडी हैव, यू कैन पुट इट ओवर देयर. कॉलेज में कोई हैकाथॉन्स हुए थे, या फिर कोई कोडिंग फेस्ट हुआ था, उसमें आपने पार्टिसिपेट लिया. कॉलेज के बाहर हुआ था, उसमें आपने पार्टिसिपेशन लिया था, वो चीज लिखो. आपने अगर कोई प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं, उसके बारे में वहां पे लिखो. आप नॉर्मली क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि जो कॉलेज के प्रोफाइल्स होती है उसमें हॉबी लिखी होती है. हॉबी हॉबी में लिखा होता है डांसिंग, कुकिंग, स्विमिंग. आप खुद सोचो, आप एक IT कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हो, डांसिंग, स्विमिंग, और ये क्या था, कलरिंग क्या था, आई डोंट नो क्या लिखा था मैंने, स्विमिंग. ये लिखना क्या जरूरी है क्या हमें? ये जरूरी नहीं है. शोकेस योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. I'm damn not worry about it कि आप डांसिंग में अच्छे हो, या कलरिंग में अच्छे हो, या स्विमिंग में अच्छे हो, या किसी चीज में अच्छे हो. यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं नचवाना थोड़ा ना है, आपको काम कराना है. तो राइट डाउन योर सॉफ्ट स्किल्स, योर पार्टिसिपेशन,
अगर आपने किसी टाइप का भी काम किया है कॉलेज में, लेट्स से आपने कॉलेज की वेबसाइट को मेंटेन किया है, वो भी लिखो। आपने अपने एचओडी को असिस्ट किया एक नया वेबसाइट क्रिएट करने में, वो भी लिखो। आपने कभी कभी कॉलेज के अंदर एक न्यूज़लेटर पब्लिश किया है, वो लिखो। आपने कोई एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहां पे आप टेक्निकल ब्लॉग्स डालते हो, वो लिखो। सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट। आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर्स को, वो मत लिख, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। और मैं आपको वर्क एक्सपीरियंस पे कैसे गेन करूंगा, बिकॉज आपके पास है नहीं। मेरे पास बहुत सारे, सर मेरे को 6 महीने का गैप हो गया है, मैं क्या डालूं इस प्रोजेक्ट के अंदर। नहीं, मुझे 1 साल का गैप हो गया, मैं 2019 का पास आउट हूं, मैं क्या डालूं इसके अंदर। अरे आपको डालना ही नहीं है इसके अंदर। आप ये सोचो कि आपने इस पे कभी काम किया है क्या। कॉलेज के फेस्ट में कभी आपने पार्टिसिपेट किया है, वहां पे जाके स्टेज के सामने किसी को बोला है। अगर बोला है तो यस, लिखो उसको। आपने आज तक कभी ब्लॉग पब्लिश किया है किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, लिखा है, लिखो उसको। आपके पास बहुत कुछ लिखने के लिए है, पर सब कुछ आप लिखो किसके ऊपर, अपने ऊपर। आप डांसिंग, स्विमिंग, कलरिंग ये सब मत लिखो। पापा का नाम, मम्मा का नाम मत लिखो भाई, नहीं जरूरत है मेरे को। हाँ, आपने अगर कॉलेज में ये कुछ भी नहीं किया तो फिर दिक्कत है। तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने 4 साल कॉलेज का वेस्ट ही किया है। फिर उस पे काम करो। क्या काम करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ट्रेनिंग्स में बनाओ, इंटर्नशिप का लेटर के लिए काम करो। ऐसा नहीं है कि फेक लेटर बनाओ, काम करो। दैट्स ऑल यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, थिंग्स टू अवॉइड, बहुत बेसिक थिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फादर नाम, मदर नाम, हॉबी, डांसिंग, कुछ नहीं लिखना, पासपोर्ट नंबर, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं गाइस, यार एक वेकेशन प्लान लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में हायर हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कि मुझे, मेरी भाई की शादी है तो मैं 15 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, या मेरी खुद की शादी है, मैं 3 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूँ। यार ये इज अ रियली बैड इंप्रेशन फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग पर्पज। एक बार शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, ऑफर लेटर हो जाए, तब बता देना। पहले डिस्क्लोज करने का कोई जरूरत नहीं है। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, मैंने जो आपको बताया कि जब एटीएस में जाता है तो वो पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो जाता है वहां से। फॉर्मेटिंग आपकी हमेशा सेम रखो। अच्छा रिज्यूम बनाओ, फॉर्मेट का यूज करो जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है। कॉपी पेस्ट मत मारो किसी के यहाँ से भी। कोई आपको फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक कुछ दिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिर्फ लिंक्डइन डालो, दैट्स ऑल मैटर। और लिंक्डइन अच्छा होना चाहिए। कोई सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह रिज्यूम में लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि टॉप में ला देते हैं 30% सैलरी हाइक, या फिर कवर लेटर में ला देते हैं 40% सैलरी हाइक। भाई प्रूफ तो कर पहले अपने आप को कि तो 30%, 40%, 50% के काबिल भी है या नहीं है। उसके बाद मांगना 50% के 100 मांगना अगर काबिल हो तो। फिर उसको रिज्यूम में लिखने का जरूरत नहीं है। डेली वर्क इन ऑफिस कंप्लीटली नॉट रिक्वायर्ड। डेली मैंने देखो रिपोर्ट भेजता था, ठीक है, ये फेस्ट हो रहा था वहां पे, मैं कार्टून बना था, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है भाई। आपको डेली ऑफिस टास्क लिखने का जरूरत नहीं है। जो आपके अकम्पलिशमेंट है सिर्फ वही लिखो अपनी प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल को शॉर्ट लिखो, रीडेबल लिखो और यूजफुल बनाओ। ठीक है, आई थिंक यहीं तक मेरे पास था। मैंने 1 घंटे का प्लान किया था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ये मीटिंग चला गया। बट अगेन, अब आपको कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, मेरे लिए क्वारी रहे।